नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी माधव निदान पढ़ेंगे। तो माधव निदान में कफज ग्रहणी, क्योंकि हमने पित्तज ग्रहणी पढ़ लिया कल, उसके पहले हमने वातज ग्रहणी पढ़ा था। कफज ग्रहणी के पेशेंट आजकल बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी, क्योंकि आजकल का खाना पीना जो है वो ज्यादातर कफ वर्धक आहार विहार है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। इसमें ऐसे लिखा है कफज ग्रहणी के निदान, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है कि गुर्वती स्निग्ध शीतादि भोजनादति भोजनात् मुक्त मात्र स्वप्नात् स्वप्नात् अध्यन्त्याग्नि कुपितः कफः तस्यानं पच्यते दुःखं हर्लाश शर्द रोचकाः आस्योपदेह माधुर्यं काष्ठस्थीवन पीनसाः हृदय मन्यते स्थान मुद्रं स्तिमितं गुरु दुष्टो मधुर उद्गारः सदनं स्त्रीष्व हर्षणं भिन्नामश्लेषु संसृष्ट गुरु वर्ष प्रवर्तनम अकृशस्यापि दौर्बल्यम आलस्यम च कफात्मके। इतना बढ़िया बताया इन्होंने। उन्होंने सबसे पहले बताया कि श्लेष्मिक ग्रहण्यम निदान आदि पूर्वकम रूपमः गुरुवित्यादि, मतलब श्लेष्मिक ग्रहणी के बारे में निदान आदि का वर्णन करके फिर रूप बताएंगे। गुरुवित्यादि श्लोक से शुरू हो रहा है। आदि शब्दात पिछला मधुरादीनाम ग्रहणम अति भोजनादि मात्र भोजनात्, मतलब आदि शब्द जब इन्होंने बोला है गुरुवती स्निग्ध शीतादि भोजना अति भोजनात्, मतलब शीतादि आदि शब्द जब बोला है तो इन्होंने पिछिल भी शब्द बोला है, पिछिलता वाला जो पदार्थ रहते हैं मधुर आदि का ग्रहण इन्होंने बोला है। अति भोजनात् अति भोजनात्, मतलब खाना खाने के बाद भी खाना खाना। ननु भुक्त मात्र से स्वप्नात् अत्यंत अग्निमिति विरुद्धम, इन्होंने ये बोला है कि खाना खाने के बाद, अब इन्होंने ये बोला है कि खाना खाने के बाद तुरंत ही सो जाना। ये तो कफ मतलब खाना खाने से कफ जो रहता है, जो मधुर अवस्था पाक जब शुरू होता है तो अग्नि को शांत कर देता है, ऐसा लिखना प्रकृतितः विरुद्ध है। स्वप्न में यहाँ पर फिर हमें ये समझना चाहिए कि दिन में सोने के लिए इन्होंने मना किया है। भुक्त मात्र से स्वप्नात् अत्यग्नि कुपितः कफः, मतलब इन्होंने बोला है कि खाना खा के तुरंत दिन में सोना ये सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, और रात में सोना स्वास्थ्यकर होता है, लेकिन खाना खा के तुरंत ही नहीं सोना चाहिए रात को भी। और इन्होंने बोला है कि दिन में अगर सोना है तो दिन में सोना जो है स्रोतों को बंद करके अग्निवर्धक होता है, अगर कुछ ना खाया जाए, अगर अजीर्ण की अवस्था है। अतिसारणाम जीर्णाश्च दिवास्वप विहिता, मतलब अतिसार और अजीर्ण रोगियों के लिए दिन में सोना विशेष लाभदायक है। तो ये एक प्राकृतिक चीज है और एक विकृत चीज है कि दिन में खाना खा के नहीं सोना है, मतलब भूखे पेट सोए तो ये शास्त्र अलाउ करता है। अब इन्होंने जो ये पहला पहला शब्द जो बोला है गुरुवती स्निग्ध शीतादि भोजनादति भोजनात्, मतलब अति गुरु पदार्थों का सेवन करना। अपनी अग्नि उतनी स्ट्रांग नहीं है और लघु आहार भी बहुत ज्यादा अति मात्रा में खाया जाए, या फिर गुरु पदार्थ बहुत खाया जाए,
तो ये अग्नि को उपहत करता है। फिर अति स्निग्ध मतलब तेल में बनाए हुए, डीप फ्राइड ऑयल में बनाए हुए चीजें। फिर उसके बाद में अति शीत ठंडे पदार्थ जैसे फ्रिज के पदार्थ, फ्रिज में से निकाले और फिर खा लिया, ये ग्रहणी को दुष्ट करता है। इसी तरह से अति पिच्छल लेसदार चीजें, पिज्जा बर्गर जो रहती है बहुत ज्यादा लेसदार, मैदा की चीजें, चीज वगैरह रहती है तो वह लेसदार रहती है। और अति मधुर आहार का सेवन मतलब बहुत ज्यादा मीठा चीजें खा रहे हैं, मिठाइयां वगैरह बहुत ज्यादा खा रहे हैं। और साधारण भोजन को भी मात्रा भुक्त मात्रा से स्वप्नात् मतलब जो भी चीज है ना अत्यधिक मात्रा में खाने से, भोजनात् अधिक भोजनात् खाना खा के फिर से भोजन करना मात्रा अधिक खाने से। और इससे क्या होता है, भोजन के तत्काल सो जाने से, भुक्त मात्रा से स्वप्नात् मतलब दिन में अगर सो गए तो कफ जो है मधुर अवस्था पाक में जो क्लेदक कफ जो है ना वह पाचक अग्नि को शांत कर देता है। इस प्रकार अग्नि के शांत हो जाने से ग्रहणी कला भी निष्क्रिय पड़ जाती है, ग्रहणी कला निष्क्रिय पड़ जाएगी, जिससे मनुष्य का खाया पिया आहार बड़ी कठिनता से पच पाता है, उबकाई आती है, उल्टी आती है। तस्यान्नम पच्यते दुखम हिरलास छर्द रोचका मतलब बहुत मुश्किल से कोई भी खाया पिया पचता है और हिरलास होता है, नौशिया फीलिंग होती है, छर्दी उल्टी होती है और रोचक शुरू हो जाता है, खाना खाने में रुचि नहीं रहती है। फिर बोल रहे आस्योप्यदेह माधुर्यम मतलब मुंह में लेस भरी रहती है, मुंह चिपचिपा सा रहता है, मीठा रहता है। उसके बाद खांसी होती है, काश स्टीवन पीने सा खांसी होती है, मुंह में कफ और थूक आता रहता है। प्रतिशय पिनस पिनस आता है मतलब नाक से हमेशा पानी प्रतिशय आते रहता है, सारे कफ के सिम्टम दिखते हैं। फिर बोल रहे हैं कि हृदय मन्यते स्त्यानम मतलब हृदय घने और तरल पदार्थ से भरा रहता है, क्योंकि रस स्रोत का मूल स्थान तो हृदय है। जब रस दुष्टि है इतना और कफ भी खराब हो गया तो इसलिए हृदय में लगता है कि कुछ ना कुछ तो स्त्यानता हो गई है, कफ कुछ ना कुछ भरा हुआ है। उसी तरह से चारों ओर से जकड़ा हुआ प्रतीत होता है। हृदय मन्यते स्थानम उदरम स्तिमितम गुरु उदर भी जो रहता है पेट वह बहुत ज्यादा निश्चल और भारी सा रहता है। ढकार जो रहते हैं दुष्टो मधुरा उद्गार मतलब ढकार बहुत ही बुरे और मीठे से आते हैं। फिर बोल रहे हैं सदनम स्त्रीशु अहर्षणम, इसका स्त्रीशु अहर्षणम यहाँ पे इको यानी संधि है, स्त्रीशु अहर्षणम। एक तो अंग जो रहते हैं वो सदन मतलब शिथिल हो जाते हैं, पाचक अग्नि ठप्प पड़ जाती है। और फिर बोल रहे हैं मनुष्य की स्त्रीशु अहर्षणम मतलब काम चेष्टा नष्ट हो जाती है, वो अपने आप को नपुंसक जैसा समझने लगता है, क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से हैम्पर हो गया है, तो वह उसको कोई सेक्सुअली इच्छा नहीं रहती है। फिर भिन्नाम श्लेष्म संश्लिष्ट गुरु वर्चा प्रवर्तनम, अब मल कैसे निकलता है तो मल भिन्न और पतला उतरता है मतलब मोहरबद्धम मोहद्रवम इसमें भी हो रहा है, लेकिन उसमें आम और कफ का सम्मिश्रण रहता है। कभी मल भारी आएगा गांठदार रहेगा, कभी लूज मोशन होगा, लेकिन उसमें म्यूकस बहुत ज्यादा आता रहता है। उसी तरह से मनुष्य देखने में तो भला चंगा और हृष्ट पुष्ट दिखता है, किंतु अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर होता है। अकृष्यस्यपि दौर्बल्यम मतलब वो पतला नहीं है लेकिन वो उसमें दुर्बलता बहुत ज्यादा आ जाती है। आलस्यम च कफात्मके मतलब उसके सारे शरीर में आलस्य व्याप्त रहता है, वह कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाता है। तो ये सारा जो है ना ये कफज ग्रहण के लक्षण है। जब ये अंग सदन बोल रहे हैं 15वां नंबर का श्लोक में, सदन का मतलब है कि जाठराग्नि मंद पड़ जाती है, अंग प्रत्यंग जो रहते हैं वो सुस्त पड़ जाते हैं। जब स्त्रीशु हर्षणम बोलते हैं तो स्त्री रमण की इच्छा नष्ट हो जाती है, मनुष्य पुंसत्व या नपुंसक जैसा हो जाता है। फिर भिन्नम चेती ये जब बोलते हैं 16वां का पहला श्लोक पहला शब्द, तो इसका मतलब है कि मल पत्र उतलता है, उसमें आम और कफ मिले हुए रहते हैं। फिर बोल रहे हैं भिन्नम भिन्नाम श्लेष्म संश्लिष्टम, ये जो श्लोक है 16वां का पहला लाइन, तो इसका मतलब ये है कि भिन्न होता है, आम युक्त रहता है। भिन्नम च तद आमम श्लेष्मम संश्लिष्टम ऐसा समाप्त है, मतलब उसमें ना आम युक्त रहता है और श्लेष्मा मतलब म्यूकस भी आता है और आम भी आता है। फिर दौर्बल्यम जब बोल रहे तो शक्ति का नाश हो जाता है, मनुष्य कमजोर हो जाता है। और जो इन्होंने ये बोला है ना कि आसोप्य देह माधुर्यम, जब 14 का सेकंड लाइन में जो बोल रहे हैं आसोप्य देह माधुर्यम, इसका मतलब ये है कि कफज ग्रहणी में मुंह कफ से लिप्त रहता है, मुंह का स्वाद मीठा मीठा रहता है। फिर बोल रहे हैं हृदय मानो घन द्रव से भरा रहता है, चारों ओर कसा और निश्चल रहता है, उधर गुरु और भारी रहता है। इस सारा कफज ग्रहणी के सारे सिम्टम्स हैं। और ये बोल रहे हैं कि उसके पहले जो अगर हम लोग देखते हैं कि दिन में सोना जो रहता है, वह अगर कोई भी खाना खा के दिन में सो जाता है तो वो जाठराग्नि को शांत कर देता है। दिन में बिना भोजन किए अगर सो जाए तो शास्त्र अलाउ करता है
क्योंकि बिना भोजन के सोने वालों की जठराग्नि अवश्य वृद्धि होती है। और जिन मनुष्यों ने भोजन न किया हो उन्हें दिन में पर्याप्त सोने दे। नींद पूरी नहीं हुई तो दिन में सो सकते हैं, लेकिन बिना कुछ खाए पिए सो सकते हैं। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट तो बहुत सारे देखे होंगे जी। एक बार अनम्यूट करके देखिए जी। अनुरिता जी, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या, कफज ग्रहणी का पर्टिकुलर? सर अनुरिता बिल्कुल सकट जी। सर, यूजुअली ऐसे पेशेंट विभिन्न लक्षण लेके आते हैं। अभी आपकी वजह से पता चल रहा है, लेकिन ये पेशेंट सर डायबिटीज में ज्यादा लक्षण दिखते हैं ऐसे। उनका जो आप ये लक्षण बता रहे हैं और दीवा स्वाप वगैरह उनके हेतु में रहता है, जो भारीपन वगैरह बोला है। और आजकल तो सर मिक्स काफी लंबी ड्यूरेशन की ट्रीटमेंट लेके आते हैं, तो उनका ये लक्षण जल्दी ठीक नहीं होता है। मुहुर द्रव, मुहुर, ये पूरी बॉडी को गुरु लगना और बॉडी से पूरा निस्तेज निकल जाना, जिसे अब लिबिडो बोलते हैं, वो सारी चीज, शुक्राशय की लक्षण, और उत्साह हानि रहती है। तो ऐसे लक्षण इनमें प्रायः दिखते हैं जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। वैशाली जी आप बताइए कुछ, मंगला जी आप बताइए, कंचन जी, माधुरी जी। सर कल भी मैं बताऊं सर। हाँ बताइए बताइए। सर मैं इस तरह के जैसा मैडम ने कहा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा ये चीज मिल रही है कि डायबिटिक पेशेंट्स पर इस तरह के सिम्टम्स ज्यादा दिखाई देते हैं। और कल भी मेरे पास एक पेशेंट आया था, वही मैंने कफज ग्रहणी का ही डायग्नोस करा उसको भी। वो भी मेरे से यही कहा कि मुझे साल भर से डकारे डकारे आती है और मल, मतलब कि पेट साफ नहीं है। तो मैंने पूछा मल कैसा आता है? बस अब मेरा मल, मेरे को 3-4 बार जाना पड़ता है और चिकना चिकना आता है और मेरा शरीर भारी रहता है। जो ये लक्षण सारे मतलब आज इसमें आए हैं, वो चीज है। तो मैंने उनको व्योषा चित्रकादि कषाय और अविपत्ति कर दे के बोला कि अभी 5 दिन बाद आना। और उसका जो लंघन के लिए बोला है कि बोला कि शाम को हल्का भोजन करो, केवल खिचड़ी वगैरह या दलिया वगैरह बस ये करिए। तो इसमें अपन को और कैसे, और इसको कैसे कर सकते हैं आगे इम्प्रूव? क्या चिकित्सा करना है? हाँ जी। सबसे ये पहले तो पूर्व लंघन कराना ज्यादा अच्छा रहता है। आम का पचन होना जरूरी है, दीपन पाचन। जी। और फिर कफ का शमन करना। अगर कफज ग्रहणी के पेशेंट है तो त्रिकटु है, व्योश है, चतुरुष्ण है, पंचकोल है। ये वैसे चीज कफ का भी चिकित्सा करना है और ग्रहणी की भी चिकित्सा करना है। तो ग्रहणी पे सर, तो ग्रहणी का पाठ रस। हाँ बोलिए सर ये भी चीज आई है कि जितना ये आम, जितना संशय हो रहा है, हार्ट पेशेंट जितने भी बढ़ रहे हैं ना, उसमें अगर अपन उनकी, मैंने करीबन 50 बंदों की इस तरह की हिस्ट्री ली थी। और खुद मेरे ऊपर भी, मैंने जब मेरा बीपी बढ़ा था, मैंने मेरे ऊपर भी कराया। तो कहीं ना कहीं कम हार्ट पेशेंट जिनके ब्लॉकेज वगैरह, वो तो करीबन 5 से 7 साल पहले। और जो अभी नया शरीर में भारीपन हो रहा है, ये हो रहा है, तो उनका करीबन साल भर से पहले ये चीज खाने पीने में और आम संचय होने में बहुत ज्यादा योगदान रहता है। हाँ, क्योंकि उनका हेतु देखेंगे तो खाना खा के तुरंत सो जाते हैं और बहुत बिल्कुल, ज्यादा हैवी खाना खाते हैं। और उनको फिर बाद में हार्ट प्रॉब्लम होनी ही होनी। जिसको जी ज्यादा एसिडिटी वगैरह भी बनती है, उसको भी लंबे टाइम पे आके ये ब्लॉकेज की शिकायत आती आती है। जी ये रहेगा। थैंक्स। जी। और किसी को कुछ बोलना है तो हेलो। बोलिए प्लीज। हाँ जी हेलो। मंगला जी। हाँ जी श्रुति जी, कमल जी। हाँ, श्रुति नहीं, कमल जी बोल रही हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास भी एक पेशेंट ऐसे ही थी। मैंने कल आपको फोन किया था सर उसके टाइम में। अगले हफ्ते उसको पहले, एक हफ्ते पहले उसको उद्गार, आम्ल उद्गार, अपचन, अजीर्ण, आत्मा नाटक ऐसा लक्षण था। तो सर मैंने उधर वात पित्तज ग्रहणी करके उसको सूचेकर पंचामृत परपटी और मात्रा बस्ती दी थी और आम पाचन के लिए और लंघन कहने को बोला था। मुग्ध युष इतना ही बोला था उसको।
वो कम हो गया सर। लेकिन कल मेरे को फोन आया था कि पेट में उदरशूल है और म्यूकस सिक्रीशन जैसा स्टूल पास हुआ है, और आपने मुझे त्रिफलाकौत का निरोध देने को बोला था, लेकिन जब मैंने पेशेंट को देखा तो उसका टैकीकार्डिया था, थोड़ा सा रुधिर था उसको, तो मैंने वो नहीं दिया सर। मैंने पेशेंट को बोला कि आप सिर्फ भूख लगी तो तक्र सेवन ले लेना, और चित्रकादी वटी दी थी सर मैंने उसको। तो ये क्या सही है? मैंने किया पेट दर्द ठीक हुआ क्या? उधर शुल हाँ, उदरशूल मैंने उसको लंघन बोलने को कहा, और मुग्धयूष ही लेने को, भूख लगी तभी खाना, नहीं तो नहीं खाना। ऐसे में उसको थोड़ा डांटी, क्योंकि उसने परसों कुछ खाने को नहीं बोला, तो उन्होंने 1 लीटर तक सेवन किया था, मानो भूख लगे या न लगे। उन्होंने वो 1 लीटर तक भी उसको पचा नहीं, और वो म्यूकस जैसा बाहर निकलने लगा, और उसकी वजह से उसका आधमान थोड़ा सा था। तो कल मैंने पेशेंट का टैकीकार्डिया बहुत था सर, वीकनेस भी बहुत था पेशेंट को, तो मैंने उसको चित्रकादी वटी बोली, और रात को एक अनुवासन लेने को बोला था, सहचरादी तेल और शिरवाला तेल का। तो उसमें क्या प्रयोजन करना चाहिए था सर? ये तो ठीक है, आप लंघन और बोलिए उनको जब तक और थोड़ा वो नहीं हो रहा है, और खाना सर खा के तुरंत नहीं सोना है। लेकिन सर मुझे ये पूछना था कि 1 हफ्ते पहले वो पित्तज ग्रहणी जैसा दिखता है, थोड़ा सा उसमें वात ग्रहणी जैसे भी लक्षण आते हैं, और अभी तो उसका म्यूकस सिक्रेशन मानो ये कफ ग्रहणी। तो ये दोषानुसार हम कैसा विचार करें कि ये त्रिदोष ग्रहणी माने या आम क्यों नहीं जन्य मान ग्रहणी? सकते हैं? जो सिम्टम दिखेंगे, अगर तीनों दोषों के दिख रहे हैं तो तीनों दोषों का मानिए। हाँ, जैसा तो खाना पीना रहता है वैसे तो सिम्टम दिखेंगे। हाँ, तो पेशेंट का सर आमज ग्रहणी या त्रिदोषज ग्रहणी माने, या सिर्फ कफज ग्रहणी मानकर ही उसका ट्रीट करे, आप या सिम्टम देखिए ना, आप सारा हाँ सिम्टम लिखिए, फिर आपको समझ आ जाएगा सारा। हाँ हाँ। अभी तो थोड़ा अलग सा हर टाइम उसका अलग सा ही रहता है सिम्टम सर, मानो पहले तो अब पूरा अगर उसने उस दिन बहुत ज्यादा पित्तवर्धक चीज खाया तो पित्त के सिम्टम दिखने लगेंगे। हाँ हाँ ग्रहणी भी है और अम्ल पित्त भी है, ऐसा भी हो हाँ सकता है हाँ ना। आम संचिति तो है, और उसका अगर है मूत्र बद्धम मूत्र द्रवम मल प्रवृत्ति है तभी है इसको ग्रहणी बोलना चाहिए। है सर, मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम है, म्यूकस सिक्रेशन जैसा है, और थोड़ा सा उदरशूल भी था उसको, लेकिन आम्लोदगार कम हो गया है। और उसको एक कंप्लेंट वो बोला कि रुचशूल थोड़ा सा है और नींद नहीं लगती सर, वो मानसिक थोड़ा सा है, मानो थोड़ा सा ही बीमारी ग्रहणी है, के लेकिन रोगी जितने रहते हैं ना, हाँ उनको या पित्तदर क्लास है मज्जादर का, मानसिक हाँ, रोगी तो रहते ही है वो लोग। कितने भी उनको समझाओ, वो खाने जैसे मुझे भूख लगी तो मैं थोड़ी थकान हो गई तो क्या करूं, मैंने सिर्फ उसको मुग्धीश बोला था, तो उसमें परहेज तो मैंने ये डाला है, लेकिन खाने के लिए सर सिर्फ चलेगा मुग्धीश, तो वो भी भूख तो लगे, क्या पहले भूख तो लगे, भूख तो लगे केवल तो खाने से मतलब नहीं है, खाना हाँ डाइजेशन करने के लिए भूख लगनी चाहिए। हाँ, ठीक है सर। तो सर उसमें और क्या ऐड करना चाह, आप और इसमें परपटिकल यूज कर सकते हैं, तक्र का दिया सेवन। दिया दिया ऐसे पंचामृत परपटी दिया है मैंने खाने के पहले। हाँ ये सही है क्या? खाने के हाँ, पहले दिया है? और क्या ऐड करना चाहिए? पहले अग्नि तो बढ़ने दीजिए। ओके ओके सर, पंचामृत परपटी 1 और तक्र सेवन, इतना ही दो पेशेंट हाँ, को। और वो तक्र भी अग्निबंद ना करे, पानी भी अग्निबंद ना करे, जब तक हाँ, भूख और प्यास नहीं भूख लगती लगे कुछ नहीं करना। तभी तभी ही लेना। हाँ, ओके। उनको बोले खाना खाने से लोग नहीं हेल्दी होते हैं, मतलब हाँ अग्निबंद और कुछ भी खा रहे हैं तो वो थोड़ी ना शरीर को लग रहा है। हाँ, हाँ, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सर जो ये मॉडर्न की दवाइयाँ जिनकी चलती है सर, उनको जब हम लंघन बोलते हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि उनको खाने के बाद में दवाइयाँ बोली रहती है। कोई बात नहीं, और आप ऐसे ये थोड़ी ना है कि 1 किलो खाना खा के ही वो खाए, वो थोड़ा खा नहीं लेंगे। नहीं सर, एक्चुअली वो ग्रहणी के सिम्टम्स उनके खत्म ही नहीं होते हैं जल्दी। इधर अग्नि बढ़ा, उनको कॉनकॉर्ड वगैरह जैसे मॉडर्न 40-40 mg की दवाइयाँ लेनी पड़ रही है, तो उनको जैसे डाइट लेते तो उनका वो लक्षण फिर से शुरू, मतलब उस चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। अब तो हम इसीलिए आपको मॉडर्न का दवाइयाँ देना है तो ये युक्ति है कि वो थोड़ा सा खाए और ज्यादा से ज्यादा लंघन करें। हाँ, वो ही बताया रहता है सर। और खास करके जो लोग मतलब ऐसे कि जिनका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो बैठ के ही काम करते हैं,
उनका मतलब एक्सरसाइजिंग या कुछ ऐसे रूटीन नहीं है, तो उन लोगों में भी ये लक्षण बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, क्योंकि उनको बाकी का ये नहीं रहता है, तो उनको लंघन और बाकी की चीजों के और साथ क्या जैसे अगर एलोपैथी साइंस में कैसा है कि इतने कार्बोहाइड्रेट, इतना प्रोटीन, इतना कैलोरीज, ये सब वो है। अग्नि का कॉन्सेप्ट ही नहीं है एलोपैथी साइंस में, इसलिए तो सालों साल, कितने साल साल से इलाज चलते रहते हैं, पेशेंट ठीक नहीं होते। अग्नि का कॉन्सेप्ट केवल और केवल आयुर्वेद में। जी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। वैशाली जी आप कुछ अनुभव बताइए, कंचन जी, माधुरी जी, आप लोग बताइए कुछ अनुभव। हाँ सर, जैसे बताया गया है कि अ, रोग सारे मंदाग्नि से होते हैं सर। 80% पेशेंट तो ग्रहणी के होते ही हैं, तो जो क्रॉनिक स्टेज में ही आते हैं वैसे मोस्टली तो ग्रहणी के होते हैं। तो मैं तो पहले लंघन, उनका डाइट करेक्शन करती हूँ। कई पेशेंट को तो लंघन पे रखती हूँ। अभी एक 14 साल का लड़का है, गृहिणी का है, तो उसको अभी कितने दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए हैं, मैंने काउंट नहीं किया। तो उसको भी मैंने तक्र पे रखा है, और उसे मतलब दिन में 3 बार ही भूख लगती है, वो भी तक्र ही पीता है। ओवरवेट भी है लड़का, 8th स्टैंडर्ड में है। तो ऐसे बहुत से पेशेंट होते हैं, पहले तो लंघन और तक्र इसी पे मैं रखती हूँ, और फिर धीरे-धीरे औषधि जो भी लगती है उनके अग्नि के अकॉर्डिंग मैं ऐड करते जाती हूँ, पर्पटिकल को भी यूज़ करती हूँ सर। जी तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है, और बहुत पेशेंट मिलते हैं। जी ये जो थायराइड बोला, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो बोलते हैं एलोपैथी में, ये सब ये लोग कहते हैं, ये इसे गृहिणी को इन्होंने लीकी गट ये संज्ञा दी है। ये जो बोलते हैं कि ये लीकी गट की वजह से जो है ऑटो इम्यून डिजीजेज होते हैं। तो ये पूरे सिम्टम्स तो पहले इम्पोर्टेंट गृहिणी ही है। जैसे थायराइड जैसे जो होते हैं डिजीज, जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज है, ये हाशिमोटोज डिजीज है। तो ये अगर मैंने ये भी देखा है, जिन पेशेंट को केवल फॉर्मुलेशन जो है वो उसको हम लोग जो देते हैं हमेशा थायराइड में, वो देने के साथ साथ जब हम गृहिणी की चिकित्सा करते हैं तभी वो करेक्शन होता है थायराइड का। ये मैंने देखा है। या अगर सपोज डायबिटीज का पेशेंट है, तो पहले हमें गृहिणी अच्छी तरह से अच्छे काम करके फिर हम लोग फॉर्मुलेशन दे, तो ये ज्यादा अच्छे काम करते हैं। तो या पीसीओडी हो गया, मतलब सभी ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हम बोलते हैं, तो ये सभी में ही ऑलमोस्ट सारे ही केसेस में पहले गृहिणी कला ही दुष्टि दिखाई देती है, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सेडेंटरी है सबका। तो ये गृहिणी कला दुष्टि तो दिखती ही है। गायनेक केसेस में तो मुझे 90% गृहिणी की चिकित्सा ही पहले देनी पड़ती है, फिर ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, जी जैसे मैंने देखा है। जी। थैंक यू। और कंचन जी आप कुछ बोल रही थी। जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। सर यहाँ पे मुंबई में तो बहुत मिलते हैं सर, क्योंकि किसे आइसक्रीम खाना है या फिर पेस्ट्री खाना है, और पिज्जा फेवरेट बच्चों का है, बड़ों का भी वैसे ही है। मतलब सैटरडे संडे तो इनके घर में हर संडे पिज्जा आएगा या फिर जाके खाएंगे। मतलब ये पूरा चिपचिपा पदार्थ तो रहता ही है, और हर घर में चीज इतना फेवरेट हो गया कि वो चीज पराठे बनाएंगे, पास्ता पे चीज डाल के देंगे। ये सब ऐसे मिलते हैं सर। और इसमें मोस्टली मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट की तो मैं आरोग्यवर्धिनी, चित्रकादी वटी, अजमोदादी चूर्ण, पूरा दीपन पाचन पे कंसंट्रेट होके ट्रीटमेंट देती हूँ। संजीवनी वटी भी डालती हूँ सर मैं। और आशा अरिष्ट कल्पना काफी अच्छा हेल्प करती है यहाँ पे, कुटजारिष्ट भी हेल्प करता है। मोस्टली बच्चों में भी बहुत पाया जाता है। तो ये मैं वो तो एकदम पूरा लंघन नहीं करते हैं, पर उनको बोला जाता है कंपलसरी कि आपको जब भूख लगेगी तभी खाना खाना है, और प्यास लगेगी तभी पानी पीना है। और थोड़ा हल्का आहार बोल देती हूँ, और स्ट्रिक्टली चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज वगैरह सब अवॉइड करने बोलती हूँ। काफी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं सर। पर मैंने ये 100% है सर कि जब तक निदान परियोजन नहीं होता है तब तक पेशेंट को रिजल्ट नहीं आता है। जी सर। जी डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, आप कुछ बताना चाहते हैं क्या? सर आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या? आपने चैट बॉक्स में लिखा है, नहीं तो किसी और को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर मीना नागर जी, डॉक्टर प्रीति साहू जी, डॉक्टर सरिता जी, आप लोग कुछ बताइए, ऐसे पेशेंट देखे हैं? डॉक्टर नीलम जी। जी सर, प्रणाम। हाँ सर, बताइए सर। जी सर,
अभी सर कल परसों ही मरीज आया था मेरे पास सर जो है जी सर, बिल्कुल टिपिकल सर जो है, और उनको काफी दिनों से सर परेशानी है। मैं समझता हूँ 20-22 साल से परेशानी होगी। जी और उनकी शुरुआत जो है सर, हमको जो ऑब्जर्वेशन में लगा ग्रहणी दृष्टि से ही हुई। उन्होंने कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री दी सर जो है, और उनको थायराइड की प्रॉब्लम है और प्री डायबिटिक भी हैं, और उनके हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियम में फ्यूजन हो गया था सर जो है। और फ्यूजन के बाद शायद उन्होंने मॉडर्न डॉक्टर से सलाह ली, तो उन्होंने एक एक्सटर्नल पेरिकार्डियम जो है वो हटा दिया सर जो है। तो उसके बाद से वो कहने लगे फ्लूइड जो है लंग्स में भी प्लूरल फ्यूजन हो गया, और इसके पश्चात एब्डामन में भी जो है साइटिस हल्की सी है। तो टिपिकल सर जो है, बिल्कुल जैसा अभी आप चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही सिम्टम उनको सर मिल रहे हैं। तो अभी सर मैं चर्चा भी करने वाला था, आपसे पूछने वाला भी था, मुझे फुर्सत नहीं मिल पा रही थी सर जो है, लेकिन अभी मैंने उनको सर जो है दीपन पाचन दिया है और कुछ ग्रहणी की चिकित्सा की है। तो और सर उसमें क्या दे सकते हैं आप, सलाह दें सर जो है। दीपन पाचन और लंघन ऐसे कराते रहिए, कोई आसवरिश दे दीजिए। कराया मैंने खाने के लिए सर उनको जो तो ज्यादा ही बेस्ट है जी। मूंग की दाल का यूज सर जो है, और मूंग की दाल बताई है सर, और मट्ठा बताया तक्र सर जो है जी। और दवाइयों में ग्रहणी का पाटरस, आरोग्यवर्धनी, परपटिकल्प, ये सब अच्छा रहता है सर। इनको अभी कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियर है जी। तो जी सर, तो मैंने अभी थोड़ा आरोग्यवर्धन में रुका रहा, मुझे लगा कि आरोग्यवर्धन रुक्षता करता है, तो थोड़ा सा पाचन वगैरह कर लें, तब सर इसके बाद शुरू करें जी। अभी सर मुझे आपसे रस पाचक भी मंगाना है सर जो है, मुझे रस दूध में लगी सर जो है जी। और सर अब मेरे पास सर पटोला भी क्वाथ पड़ा हुआ था कसाया सर, मैंने उसको दिया है अभी जी जी। आम पाचक बट्टी सर आपकी थी, वो दिया मैंने सर जो है जी। और पुरनवा सर जो है चूर्ण दिया है सर जिनको जी। और सर बिलवादी चूर्ण और पंचामृत पर जी सर। हाँ डॉक्टर मोनिका जी, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ बोलना चाहती हैं? प्रणाम सर, कैसे हैं सर? सब ठीक है, आप बताइए। बिल्कुल ठीक सर। सर एक्चुअली मेरे को भी एक केस ही डिस्कस करना था। मेरे भाई हैं सर, उनका थोड़ा सा इशू चल रहा है अभी। उनको सर एक तो एसिडिटी, काफी टाइम से उनको बहुत हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम तो है ही, डाइजेशन भी गड़बड़ है। जो मैंने देखा वो थोड़ा गृहिणी की तरफ ही जा रहा है, लेकिन एक बार आप भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। और उसके साथ सर अभी उनको एक एपिसोड ऑफ हाइपरटेंशन हुआ, कभी हुआ नहीं पहले, कभी बीपी हाई नहीं हुआ। तो वो किसी ऐसे एक सोशल गैदरिंग में थे, वहां पे उनको एकदम से बीपी शूट हुआ और नेजल ब्लीड हुआ, और काफी ज्यादा रात को डॉक्टर के पास मतलब गए भी, हॉस्पिटल भी गए, मैनेज किया वहां पे 160 बाय 177 था घर पे, 170 160 155 वो अगर इधर हैं तो उनको लेके आइए ना, हम केस टेकिंग करते हैं सर। बिल्कुल है। असल में रक्त पित्त की संप्राप्ति दिख रही है सर। हाँ आप एक बार सर देखिए सर, क्योंकि मल्टीपल चीजें हैं। सो एक बार हम पूरी हिस्ट्री लेंगे तो आई थिंक सारी टीम को भी पता चलेगा कि क्या है सर। मैं एक बार क्या उनको वीडियो ऑन करिए, आप वीडियो ऑन करिए, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। जी नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्ते सर। मैं सर बढ़िया। हाँ। सर कुछ टाइम से मुझे एसिडिटी तो काफी टाइम से चल रही है, डकाने आना पेट में। अब क्या है, मुझे भूख तो खूब लगती है, तो सुबह सुबह भूख लगी, लेकिन मैं ज्यादा खा नहीं सकता। ज्यादा थोड़ा अगर अपनी 2 रोटी खाता हूँ, 2 रोटी से ज्यादा मैंने आधी रोटी भी खाई तो मुझे अफारा टाइप आ जाएगा। फिर मुझे पानी पीते भी डर लगेगा कि पानी पी लिया तो फिर मुझे मुश्किल हो जाएगी। ऐसा चल रहा था। तो मैं काफी सारे टेस्ट वेस्ट भी कराए। मैं कटक में रहता था, मैं अभी आया हूँ यहाँ इनके पास। तो प्रॉब्लम यही कि अचानक मेरा नाक में से खून आना शुरू हो गया रात में। तो एक नाक मैंने बंद कर ली तो दूसरी नाक से आना शुरू हो गया और टपक रहा था। जैसे दोनों नाक बंद की मेरे गले में आना शुरू हो गया, और थोड़ी देर के बाद वो धीरे धीरे बंद हुआ। तो फिर हमारे
डॉक्टर साहब हैं, उनसे मैंने पूछा रात में, करीब 1:30-2 बजे की बात है। उन्होंने कहा कि रुई को ठंडे पानी में या बर्फ के पानी में भिगो के नाक को लगा लीजिए। तो मैंने वो ब्लॉक कर दिया, तो मेरा वो खत्म हो गया। फिर मैं हॉस्पिटल में इमरजेंसी में गया, भिवानी में था। तो उन्होंने मुझे एक विटामिन के का इंजेक्शन दिया, एक और इंजेक्शन दिया रात में वेन में। तो वहां भी मेरा 155, 130, 120 मीन नीचे वाला ऐसे रहा। तो अभी फिर कल मैं यहाँ आ गया फरीदाबाद में, बहन जी हैं हमारी बहन, तो इनके पास आ गया। तो तब से यहाँ भी अभी 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 सुबह चेक किया, खाली पेट भी चेक किया, तो 140 और 100 है बीपी मेरा। और डकार सी मतलब वो एसिडिटी मुझे अभी भी फील हो रही है। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, फिर भी हो रही। रात को मैंने खिचड़ी खाई थी। मीठा जो होता है ना, मुझे मीठा खाते ही एसिडिटी बहुत बढ़ती है। कोई भी मीठा मुझे सूट नहीं करा, थोड़ा सा भी खाता हूँ ना मीठा तो मुझे। और अपच ऐसी रहती, कभी मुझे थोड़ा लगेगा कि कब्ज होगी, कभी कभी लगेगा मुझे लूज मोशन हो गया, डिसेंट्री टाइप, पचर टाइप सा। तो ये समस्या पेट की मुझे शुरू हो गई थी 2011 से। तो कभी पेट मेरा सेट हुआ ही नहीं, मेरा लीवर में अब्सेस हुआ था कभी। मैं एक बार चाइना में था, तो वहां हो गया था, मैं दूध ही पीता था, मैं सही रहा। आके एडमिट हुआ एब्सेस, तो लीवर मेरा फैटी लीवर रहता है। अच्छा, आपके खाने में तेल मिर्ची मसाला बहुत रहता है क्या? बहुत तो नहीं रहता, लेकिन मैं इन चीजों को कंट्रोल नहीं करता। जो मिल जाए ना मैं खा लेता हूँ उसको। और बिना भूख के भी खाना खा लेते हैं? कभी कभी बिना भूख हाँ, नहीं कभी लगी है? कभी बिना भूख के भी, जैसे टाइम हो गया तो बिना भूखे खा लेता हूँ। जनरली तो अवॉइड करता हूँ, आजकल खाना 2 ही बार खाता हूँ। लेकिन जैसे एक बार तो सुबह सुबह खाता हूँ मैं 10-11 बजे के करीब। लेकिन उससे जी। पहले मैंने जैसे टोस्ट ले लिए चाय के साथ, 2 टोस्ट ले लूंगा। फिर थोड़ा 1 गिलास मैंने जूस पी लिया, समझ लो गाजर का। तो फिर मैं 11 बजे के करीब खाना खा लूंगा, 11, 11:30 या 12 बजे। 2 ही रोटी खाता हूँ, या लेकिन अगर 4-5 भूख नहीं लगी है तब भी 2 रोटी खा लेते हैं? हाँ जी, खाता तो 2 ही रोटी हूँ फिर मैं। लेकिन मुझे जनरली सुबह सुबह भूख बहुत लगी है, अचानक मैं ऐसे रहूंगा जैसे कुछ मिल जाए खाने के लिए। भूख टाइम पे मुझे जनरली लगती ही है, बिना भूख के होता नहीं है। भूख मुझे टाइम पे लगी होती है। मैं सोचूंगा ना लंच नहीं करूंगा, मुझे भूख नहीं है 1 बजे, लेकिन आधे घंटे बाद, 2 घंटे, 1 घंटे बाद, 2 बजे, 2:30 बजे फिर अचानक लगेगा भूख लगी मुझे। तो टाइम पे तो मैं नहीं खाऊंगा, भूख नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा, भूख नहीं है। लेकिन अचानक 1 घंटे बाद फिर मुझे एकदम से अचानक लगेगा बहुत ज्यादा भूख लग गई, फिर मैं कुछ खा लूंगा। जैसे अभी मुझे डकार सी और वो आ रहा है अभी भी पेट में वो गैस सी ऐसे चू 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 करके इधर अभी उधर भी घूमती रहती आपको है। अजीर्ण है, मतलब खाया पिया पचा नहीं है? आप एक काम करिए ना, आप ठीक होना चाहते हैं ना, तो हाँ आज जी, के दिन कुछ भी खाना मत खाइए। ठीक है सर। केवल हाँ आप जी, मूंग दाल का पानी पी के रहिए पूरा दिन भर, आज ओके, और कल 2-3 दिन तक कुछ भी नहीं खाना है आपको। ठीक है सर। ठीक हाँ है? जी, और उसके बाद हम्म, में ना मोनिका मैम ना आपको एक विरेचन का चिकित्सा कराएंगी, क्योंकि हाँ जी। ऊपर से गले में भी खून आया, नाक से भी आया, तो एक विरेचन की गले चिकित्सा है। से नहीं, वो असल में क्या नाक वाला ही गले में जाने लगा, ठीक है, फिर ठीक वो। है, हाँ जी, वही हाँ, वही। तो हाँ जी, इसीलिए ना आपको ना ये कोई लूज मोशन के लिए कुछ दवाइयां प्लान करके देंगी, जिससे आपका पूरा हम्म, बॉडी का पित्त निकल जाएगा। जब पित्त निकल जाएगा ना, बॉडी जी, क्लीन हो जाएगा, तो आपका बीपी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी। मेरा बीपी था नहीं, कभी भी नहीं था। जी। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा मेरा कोलेस्ट्रॉल भी है, पिछले महीने मैंने चेक करा, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है। जी। थायराइड भी है थोड़ा सा। और एसिडिटी अभी भी हो रही है? एसिडिटी है, हाँ जी। हाँ, तो ये सारा ना आपका खाया पिया पचा हुआ नहीं है, सब पेट में जमा है सब। अच्छा, 4-5 किलो ना अपच है आपके बॉडी में। तो जब अच्छा, तक भूख नहीं लगती है आपको 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन हाँ जी, पानी भी नहीं पीना है जब तक भूख नहीं लगे। अच्छा, अच्छा, हाँ, ये आप करिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है मोनिका सर। मैम, आप इनको लंघन कराइए ज्यादा से ज्यादा। जी सर। और दूसरा, इनको विरेचन कराइए, जब तक विरेचन नहीं होगा। जी सर। हाँ। और इस जी केस सर। में किसी और को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। अनम्यूट करिए और केस में कुछ बताइए, कुछ चिकित्सा। सर प्रणाम। ठंडा ठंडा खाने की इच्छा होती है क्या? मोनिका मैम, ठंडा खाने की इच्छा होती है? नहीं, चीज की इच्छा नहीं होती। नहीं सर, ऐसे नहीं। और सर भैया चाइनीज कंपनी में रहे हैं तो इनकी एक वो कल्चर गर्म पानी पीने की वो भी है।
कि हाँ मतलब ये थोड़ा थोड़ा जब भी गर्म पीते भी हैं, जब भी पीते हैं even, पानी। हाँ तो थोड़ा एक और चीज पी थी मैंने, 5-6 दिन हो रही थी, तो इसमें लौंग, ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची छोटा सा टुकड़ा, और दालचीनी दालचीनी और तुलसी का पत्ता और अदरक डाल अदरक। डाल के मैंने 2-2 बार दिन में 5 से 6 दिन चाय पी है, सुबह शाम। उससे शायद गर्मी बड़ी होगी। और मैं कटक में था, तो मुझे डॉक्टर ने दवा दी थी 15 दिन के लिए। मैं 3 दिन के बाद मेरा मुंह सूखने लगा, मैंने दवा बंद कर दी, मुझे लगा बहुत गर्म है। उससे मुझे नुकसान ही हुआ ऐसा लगा मुझे। तो इस चाय से मेरी गर्मी बढ़ गई, गला तो मेरा थोड़ा सा क्योर हुआ, खांसी, लेकिन मुझे लगता है गर्म बहुत ज्यादा किया उसने मुझे। जी जी सर। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। कंचन जी, आप कैसे इलाज करेंगी? जी सर, ये पित्तजग्रानी टाइप ही लक्षण लग रहा है सर। मतलब कि ये जो भी कंप्लेंट्स बोल रहे हैं, इनके खाने में अभी आपने जैसे बोला वो तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा। फिर सर सबसे पहले इनको टोस्ट और वो जो एक कच्चा कच्चा जो खाना होता है, मतलब मैं गाजर का जूस उनका बंद करना चाहूंगी। क्योंकि ग्रहणी के जैसे लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, तो सर पाचन तो वैसे भी मंद है, इसी वजह से ग्रहणी डेवलप हुई है। तो हमको सबसे पहले तो उनको कुक्ड फूड, मतलब कि जो पका हुआ खाना है वही देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे उनका गाजर का जूस बंद करूंगी। अभी तो आज उनको आपने जैसे लंघन बोला है, वो बहुत ही अच्छा है, विरेचन करेंगे वो पूरा पित्त निकल जाएगा। तो वैसे भी आपने जैसे फर्स्ट बताया था कि ऊर्ध्वक रक्त पित्त अगर है तो हम इसे विरेचन ट्रीटमेंट फर्स्ट रहेगी, इसकी विरेचन ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे बाद में ये तो पूरे जैसे कि कामदुदा है, अभिपत्तिकर है, प्रवाल पंचामृत, मुक्ता शुक्ति भस्म, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगी। आरोग्यवधिनी भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगी। और एक बाद में जैसे विरेचन होने के बाद कुछ 5-6 दिन के बाद एक मृदु विरेचन स्टार्ट कराना, हरित की 1-1 चम्मच रात में गर्म पानी के साथ। जी सर। हाँ जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। अंजना मैम, आप कुछ बताना चाहती हैं क्या? जी जी सर, नमस्कार, शुभ प्रभात सर। जी सर इस केस में जो हमने हिस्ट्री देखी है, तो हम स्टार्टिंग पे थोड़ा सा जाएंगे। तो जैसे आपने कहा कि हमें फैटी लीवर भी रहा है, और उसके पश्चात इनकी जो गृहिणी दृष्टि हुई है, अब इस समय इनको जो है ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम आई है। और ऐसे केसेस में थोड़ा सा जो ये इन्होंने कंप्लेन की है, तो मुझे लगता है कि इसोफेजियल वेरिसिस एक हमारा जो मॉडर्न का बनता है, उस तरफ ये शायद गए थे, लेकिन ये मेंटेन हो गए। तो यहाँ हमें जो गृहिणी चिकित्सा के साथ साथ वायु की चिकित्सा भी बहुत जरूरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ सबसे पहले जैसे आपने बहुत अच्छे से बता दिया है कि अगर इनको केवल जो है लंघन करना है, तो लंघन करने के साथ साथ भी अगर इनको जैसे मैडम को, मोनिका मैडम को मैं ये बताऊंगी कि थोड़ा सा अतीस है, मुस्तक है, सौंठ है, उससे जो है मतलब उसको संस्कारित जल दे सकते हैं। थोड़ा सा शडंग पानी या जल भी दे सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा सा देना पड़ता है, पानी या मूंग की दाल का यूज, क्योंकि पेशेंट एकदम मुंह बंद करके नहीं बैठता है। तो अगर वो जल मांगता है या उसको थोड़ा सा भी आप कप में भी पानी देती हैं, तो उसको थोड़ा सा संस्कारित कर दीजिएगा। और वो थोड़ा सा जो संस्कारित करेंगे, वो जैसे सौंठ, अतीश, मोथा, ये नोट कर लीजिए। या फिर एक बीच बीच में थोड़ा सा सौंठ, धनिया, मोथा, और उसमें थोड़ा सा ये जो है नेत्र वाला जिसे कहते हैं, आम पाचक जो हमारे पास ड्रग्स हैं, उसको आप अपने हिसाब से युक्ति पूर्वक बीच बीच में, पटोल का भी यहाँ रोल है, अजवाइन का भी रोल है, थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ऐसा एक बार ऐसे करके, थोड़ा आप पाउडर बना बना के रखिए और उनको थोड़ा सा दीजिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की जो आपने बताया कि इनमें ब्लड प्रेशर हमको मेंटेन करना है, तो आपको वायु के अनुलोमन करना ही पड़ेगा। तो सर ने बहुत अच्छे से बोल ही दिया है कि एक बार जब तक भूख ना लगे, क्योंकि आम का पाचन बहुत जरूरी है। और वायु के अनुलोमन के लिए भी हमने जो कुछ ड्रग्स बताई ही हैं आपको। और इसके अलावा जैसे अगर पॉसिबल हो सकता है, तो आप एरंड तेल को आप दीजिए मत, आप एरंड तेल से थोड़ा सा नाभि पूर्ण करा दीजिए।
और एरंड तेल को थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना करके थोड़ा सा अधोदर पे भी हल्का सा लेप लगा सकते हैं। पादा अभ्यंग, तला अभ्यंग, इनका थोड़ा सा आप अपने से कर सकते हैं। जैसे मैं तल हृदय मन की बात करती हूँ, ऐसे केस में थोड़ा सा आपको अभी इतना ही 1 दिन 2 दिन करिए। उसके पश्चात जब आपको लगने लगेगा कि भैया जी भूखे रहे या भैया जी को खाने की जरूरत लग रही है, तो उस समय फिर हमें, जैसे मैं कहती हूँ काल में एक चूर्ण है, या फिर उसके अलावा जो हम कर्कट संगी चूर्ण है, अति विषा चूर्ण है, इस तरह जो है वो खाने में इनके जो भी आप मूंग की दाल देंगी या मूंग की दाल की खिचड़ी देंगी, उसमें हल्का हल्का सा जैसे कहते हैं सग्रास दें, या फिर उसमें खाने में मिला के खाने के साथ देना है। और उसके बाद जो पाचन की बात आती है, तो फिर इनको हमें अभी नहीं, 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद जब हमें लगेगा कि अच्छे से इनका जो है अग्नि प्रदीप्त हुई है, तो फिर थोड़ा सा पंचतिक्त घृत पे भी इनको रख सकते हैं। थोड़ा सा नागर मोथा चूर्ण के साथ इनको पंचतिक्त घृत देना चाहिए। उसके पश्चात जो है थोड़ा बिल्व मज्जा के साथ इसमें थोड़ा सा जो है हम मिलाना चाहेंगे। तो बिल मज्जा के साथ जो हल्दी, दारू हरिद्रा का जो हमारे पास एक वो आता है, योग आता है, तो बिल मज्जा और हमें दारू हरिद्रा, इसके साथ में थोड़ा सा फिर हम पित्त पापड़ा है और मुस्तक है, इस तरह का योग धीरे धीरे मैडम हम मिलते रहेंगे तो बताएंगे। लेकिन 2 दिन 3 दिन आप कुछ कुछ जो भी जल या जो भी आप यूज देंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इनको लेना है, उसमें आप इतना कर सकती हैं कि मैं जैसे करती हूँ शुंठी, अतिविषा और मुस्तक, इसको संस्कारित कर करके देती रहिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और इनको जो है जैसे सर ने कहा है कि आप एरंड तेल वगैरह का भी थोड़ा सा वो हल्का हरीत की डाल के एरंड तेल को वो कर दीजिए थोड़ा सा, और संस्कारित, और हल्का हल्का उनको पादाभ्यंग और तल हृदय पे और नाभि पूरण और थोड़ा अधोदर पे लगा के रखिए। जी सर, पाचन के बाद। ओके सर, एक छोटा सा डाउट आता है दिमाग में, शुंठी जैसे इनका अभी नाक से ये आ नहीं, रहा मेरे है, हिसाब से और शुंठी के ये बदले तो गुरु शुंठी की क्या सिर्फ षडंग पानीय देंगे जिसमें शुंठी ना हो। शुंठी देने से हो ओके, सकता है कि पित्त का उद्रेक ज्यादा बढ़ जाए। हाँ वही मुझे वैसा तो थोड़ा सा षडंग उसमें पानीय सोंठ में मुस्ता लगता है पर्पट सर। उशिर चंदनोदिच्य और गुड़ुचि का सेवन कराए, जो पित्त शामक है। और हम्म सबसे पहले तो लंघनम परम औषधम, लंघन कराना हम्म ही किसी से। आज पूरा दिन भूखे रखेंगी ना, तो ये कल इसी हम्म टाइम पे आके बोलेंगे कि मुझे 90% अच्छा लग रहा है। जी जी हेलो, जी सर। नमस्कार सर। मैम सर और तक्र का दें क्या, तक्र दे सकते हैं क्या? तक्र भी दीजिए, लेकिन भूख लगेगी तो। कमल जी ने क्या ओके किया, अपने पेशेंट को बोला तक्र भी, और उनको अग्निमंद हो गया। और जी जी हाँ, भूख लगने हेलो। पर भी तक्र। हाँ कमल हाँ जी सर, बोलिए। इसमें फैटी लिवर चेंजेस है ना, तो पेशेंट को आरोग्यवर्धिनी का रोल तो रहेगा ना सर इसमें? हाँ रहेगा, सब रहेगा, लेकिन अभी पहले लंघन कराना ज्यादा सही रहेगा। पहले दीपन पाचन और उसके बाद ही ये देने का। जी, ओके सर। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग, एक ही बार सारा चीज नहीं देना है हमें। सबसे अच्छा है कि भूख लगने दीजिए तब। भट्ट जी आप कुछ बोल रहे थे, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, आप कुछ बोल रहे थे ये केस में। हाँ सर, ये केस मेरे पास भी था, ऐसा केस। तो शुरू में क्या वो मतलब मुझे भी तो आइडिया नहीं था, तो मैंने उनको औषधि दी थी। तो शमन चिकित्सा से ये रहा कि वो 2-3 महीने ठीक रही, और उनको फिर से दोबारा वो, उनको मेन प्रॉब्लम डकार का ज्यादा था। तो फिर वही मैंने उनको संलंघन करके फिर उनका शास्त्रोक्त जो अपन विरेचन करते हैं वो करा था उनका, फिर वस्ती दी थी, तो उससे वो पूरी तरह ठीक हो गई। तो लंघन ही सही है सर, उसमें लंघन कराएं। और फिर यदि ये अच्छे से विरेचन प्लान करती हैं पूरा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, विरेचन है तो ना? देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो खून जो आ रहा है और बीपी बढ़ रहा है, वो जी जी। विरेचन से ही ठीक होने वाला तो है। ऐसा विरेचन नहीं, सर बकायदा इसमें एक अच्छा प्रॉपर विरेचन, क्लासिकल विरेचन जी करना चाहिए। क्लासिकल ही करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा आगे चल के फिर वो आपको 2-3 महीने बाद फिर परेशान करेंगे। तो उससे अच्छा जी उनका आप क्लासिकल विरेचन ही प्लान करें तो ज्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि मेरा पेशेंट पूरी जी तरह ठीक हो गया जी उससे। सर। ओके अरविंद सर, इसमें मेरे को लगता है कि पहले हमें लंघन का ये करके अच्छे से, जब इनका ये हो जाए, पाचन ठीक हो जाए थोड़ा, उसके बाद ही हमें फिर ये क्लासिकल विरेचन के लिए जाना चाहिए, नहीं सर? बराबर जी। जी 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 सर।
ठीक जी है, सर, मैं ये करती हूँ सर, बताती हूँ आपको। थैंक यू आप सर। बताइएगा। हाँ, नीलम मैम आप कुछ बोलना चाहती है? यूएसए की मैम, डॉक्टर नीलम मैम म्यूट में से बोल नहीं रही है। डॉक्टर नीलम मैम ने अनम्यूट किया लेकिन कुछ बोल नहीं रही है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। वैशाली मैम आप क्या बोलना चाहती है ये केस में? माधुरी जाधव नीलम मैम, अनम्यूट करो। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो हम फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं आगे पंचग्रहणी का। नीलम मैम म्यूट रखिए प्लीज। पूजा रच मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? डॉक्टर पूजा जी। हाँ सर। हाँ जी, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर ये जो गृहिणी है उसका सारा हम तक्र लेने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो तक्र नहीं ले सकते, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो लोग तक्र नहीं ले सकते पहले लंघन करा दे हम लोग, और तक्र ऐसे ही नहीं दे, परपटी कल्प का ये रहता है, अनुपान तक्र रहता है। जो लोग तक्र नहीं ले सकते, अगर ठंडी की वजह से नहीं ले सकते तो उसको बॉयल करके तक्र ले सकते हैं ना। नहीं सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कभी जीवन में तक्र लिया ही नहीं है, उनको तो उससे आंवले का जूस मतलब दे सकते हैं, दाढ़ी में होता है अनार का जूस दे सकते हैं, ठीक है सर। या और दूध का सर यूज है, सड़ंग पानी है। जी सर, जी सर। हाँ, नींबू मंडपया पानक दे विलिपि। सकते हैं सर? क्या? नींबू पानक, लेमन। हाँ, लेमन जूस दे सकते हैं, नींबू का पानक, वो अच्छा रहता है। आपका ठीक है बात सर। सही है। ठीक अगर है। किसी ने दूध दही नहीं खाया उसके लिए साथ में तो हम हाँ लोग सर। नींबू शरबत देते हैं। जी सर, जी सर, जी। थैंक यू सर। थैंक यू। और म्यूट। डॉक्टर नीलम जी आपको मैं हटा दूंगा अगर आपने फिर से म्यूट नहीं किया तो। डॉक्टर शशि तिवारी जी आपका तबीयत कैसा है? डॉक्टर शशि तिवारी जी सुन पा रही हैं क्या? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। सही है। 100%? हाँ 100% ठीक है। तो आपने कितना दिन लंघन किया था? लंघन हमने ऐसे बीच बीच में मेरा व्रत वगैरह भी पड़ रहा था, तो जैसे कल भी मेरा फास्ट था, जी। तो कल भी मैंने सुबह तो कुछ नहीं, मैंने दोपहर में दूध लिया था थोड़ा सा, जी। और फिर शाम को थोड़ा खाना खाया था। जी। तो आज भी ऐसा ही रहेगा। जी, ठीक है। आप लोग एक चीज बताइए, मनीषा मैम अगर आप सुन रही हैं तो आप कृपया बताइए कि ये मोनिका मैम के भाई जी को नाक से खून क्यों आ रहा है और बीपी क्यों बढ़ा है? आपको क्या लगता है संप्राप्ति? मनीषा मैम सुन पा रही हैं क्या? बीपी का तो मेन वजह स्ट्रेस ज्यादा रहता है और नींद वगैरह नहीं आना। मोनिका मैम ऐसा है क्या, उनको स्ट्रेस है क्या? बीपी क्यों सर बढ़ा है? ऐसा तो नहीं है सर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है क्या भैया? स्ट्रेस के रीजन तो नहीं है, लेकिन इधर उधर का सुन के कुछ हो रहा हो तो स्रोतस हाँ। अवरुद्ध है। मुझे नहीं पता। जी सर। प्रणाम सर। स्रोतस अवरुद्ध है, रक्तवत स्रोतस, इसलिए ना ब्लॉक होने की वजह से बीपी बढ़ा हुआ है। सर आमजन्य लग रहा है जी। मुझे तो पूरा केस। मुझे भी लग रहा है आमजन्य ही है। इनका आम का पाचन ही यदि प्रॉपर तरीके से हो जाए तो ये ठीक हो जाएंगे। जी, इसलिए तो मैंने लंघन बताया। जी। हाँ, नाक से जी सर। खून क्यों आ रहा है? मतलब कुछ ना कुछ तो पित्त की ऐसा है कि द्रवता स्रोतस अवरुद्ध है। सर, पित्त की द्रव गुण से जब बढ़ा है तब ऐसा होगा बराबर। सर। पित्त, जी। हाँ, इसीलिए आम भी है और पित्त द्रव गुण से इसलिए बढ़ा है। जी। प्रणाम मनीषा जी सर। आप बोलिए। हाँ जी, बोलिए ना मनीषा मैम। जी सर, ये इसमें पित्त की आवृत्ति भी है सर, तभी इसमें ब्लड आ रहा है। और आम दोष संचित होने से वात के वजह से भी है, वातज पित्तज,
इसमें कफ अनबंधित भी रह रहा है सर इसमें, जी मेरे ख्याल से सर। जी जी सर। ठीक है, तो चिकित्सा आप क्या बताएंगी मनीषा जी, इनको क्या करना चाहिए? जी पहले ग्रहणी का ही करेंगे सर, दीपन जी पाचन करके ग्रहणी की चिकित्सा करने के बाद फिर जी पित्त शमन के लिए औषधियाँ चलाएंगे, पित्त जी शमनात्मक जो औषधियाँ हैं उनको चलाएंगे, और ग्रहणी के दोष के अनुसार ही चलाएंगे सर, उसकी वर्तमान स्थिति के अनुसार। जी जी सर। ठीक है। तो मोनिका मैम, आपने अभी इतना कंक्लूजन क्या निकाला, क्या करेंगे आप? स्टेप बाय स्टेप बताइए। सर मैं सबसे पहले तो सर लंघन कराऊंगी। हाँ जब तक इनका पूरा अच्छे से इनका ये दीपन पाचन नहीं होता है तब तक लंघन करा के उसके बाद सर विरेचन प्लान करूंगी, और साथ में सर इनको ये आरोग्यवर्धनी वटी और ये चालू करूंगी सर। ठीक है, तो आज के दिन हाँ, के रखिए, और जब और जैसे मैम ने बोला वो एरंड तेल से नाभि पूरण और वो शुरू कर देंगे सर साथ साथ। हाँ जी सर, इसमें एक चीज और इन्होंने मेंशन नहीं किया, इनको सर्वाइकल का भी बहुत ज्यादा रहता है सर, और बीच में चक्कर भी आते हैं ना कभी कभी, हैवीनेस हेड, और हाँ कभी कभी हाँ ऐसे आता है सर इनको। तो हाँ ये भी आई थिंक सर वात का ही बेसिक है ना? हाँ, वो तो दूसरा बीमारी है। आप एक काम करिए, जब भी इनको नाक से खून है तो इनको बोले कि फ्रिज से बर्फ होता है, बर्फ का पानी है, ठंडा पानी का नस से ले ले, मिश्री डाल के, या ऐसे जी बर्फ के पानी का नस से। एक बात ये, और दूसरा जो इनको जी सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो आप शीरबला तेल का नस से लेंगे ना तो बहुत अच्छा वो फायदा कर देगा। जी जी हाँ, सर। और सबसे पहले ना इनका जी विरेचन सर। कराना जरूरी है, क्योंकि नाक से खून आ रहा है, बीपी भी हाई है। ऐसा ही इनका परमानेंट बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, अभी बढ़ा है ये बोल रहे हैं, कुछ दिन से हो रहा है। जी सर फर्स्ट टाइम सर। हाँ जी। हाँ, तो इनका बीपी का गोली मत शुरू करा दीजिएगा एलोपैथी का, है नहीं वो बीमारी। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो नहीं सर, वो विरेचन तो कराना। वैसे भी हमारे साथ ही है, मतलब वो जो हम बोलेंगे वैसा ही लेते हैं, वो सब ही प्रेफर्स टू टेक आयुर्वेदा। अभी वो कटक में थे तो वहां पे उनको लेना पड़ा उसके लिए, अदरवाइज और ये इनका प्रोफेशन आयुर्वेद क्या ही है, सर प्रेफर करते हैं। ये काम क्या करते हैं? सर ये रिटायर हैं सर फ्रॉम टेलीफोन इंडस्ट्री, और अभी बेटे के पास रहते हैं सर। बेटा इनका वहां पे एसपी है सर, कटक में जी आईपीएस ऑफिसर है सर। हाँ जी। जी सर उनके पास ही रहते हैं। वैसे सर इनको ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, तो गाने गाते हैं सर ये। अच्छा, अभी गाना गाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल सर, वो चाहते ही हैं हमेशा कि मैं गाना गाऊं। आप मुझे तो सुनने वाले हाँ, तो हमें हमें सुनना है, आप थोड़ा गाना गा दीजिए ना। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। ठीक है सर। हाँ सर सर वो बहुत जी सुंदर। सर, थैंक यू मैम। मैम ये बहुत टैलेंटेड है, इनको म्यूल वगैरह से आपसे ज्वाइन करके इनका कुछ म्यूजिक का आगे कराइए, या ये सर वो प्रोफेशनल मैम वो बहुत इन सब चीजों में काफी वो हैं, एंड अभी उनकी एक एल्बम भी आने वाली है मैम बहुत जल्दी। वो लग रहा है मैडम इज परफेक्ट सिंगर एकदम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो और भाई गाना साहब। चाहते हैं तो गा सकते हैं। इनको ठीक करते हैं सर, मैं फिर तो एक गाता पूरा हूँ। सेशन हमारे लिए कंडक्ट कर देंगे सर ये। हाँ इनको पहले ठीक कर देते हैं। हाँ जी। नो डाउट। अलग से पूरा कर दूंगा कहानी के हेलो साथ। सर। हाँ जी, बताइए कमल जी। सर इसमें नासागत रक्तस्राव है तो हम दुर्वास्वरस का भी नस्य दे सकते हैं क्या? हाँ, दुर्वा स्वरस के लिए भी और पीने के लिए भी दे सकते हैं, नस से भी दे सकते हैं। और बासा बासा सबसे अच्छा है, बासा का स्वरस, बासा का अवले, बासा रिष्ट, अरे कुछ देंगे ना बासा का तो बहुत बढ़िया काम करेगा। हाँ जी सर, वो दे देंगे सर, है हमारे पास। हाँ सर इसमें वासा गुड़ुची आदि कषाय भी दे सकते हैं।
हाँ, लेकिन पहले लंघन कराए, नहीं तो वासकुट इत्यादि कषाय लेने से उल्टी आएगी तो। नहीं, बाद में सर। जी जी सर। ठीक है, तो थोड़ा ब्रेक ले ले क्या हम लोग, आप लोग बोलिए। 5-10 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, फिर मिलते हैं। जी सर। ठीक है, ओके, जी प्रणाम, सर। नमस्ते। जी सर। जी सर।